ठीक है, रेडी। तो आप रिकॉल करो अपने आप को कि 6th क्लास में आप क्या पढ़े थे। 6th क्लास में आपने एंशिएंट पीरियड पढ़ा था। History is divided into 3 broad periods: ancient, medieval and modern. Ancient period हम लोग 6th क्लास में पढ़े थे। मिडिवल पीरियड हम लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा, और अब 8th क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियड। अच्छा, सबसे पहला सवाल आता है कि मॉडर्न पीरियड कब से स्टार्ट हुआ। तो दो चीज याद रखने हैं। इंडिया, हम लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया। इंडिया में मॉडर्न पीरियड देर से शुरू हुए, यूरोप में मॉडर्न पीरियड पहले हो गया। ये बात अगर याद रखते हो, इस क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग नहीं होंगे। किस क्वेश्चन के आंसर, कि इन विच पीरियड modern period started in यूरोप, इन विच सेंचुरी। तो 5th टू आपने वहां पर मिडिवल के लिए पढ़ा था 5th to 15th, जो कि 7th क्लास में पढ़ा था, और 8th to 18th इन इंडिया। ठीक है, अब है मॉडर्न पीरियड। सॉरी, वो मैं मिडिवल की बात कर रही थी कि मिडिवल पीरियड पहले यूरोप में आया था, फिर उसके बाद इंडिया में आया था। 5th to 15th यूरोप में और 8th to 18th इंडिया में। अब है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड के लिए 3 बातें याद रखनी है। एक तो कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड इन इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। दूसरा, किस सेंचुरी, 18th सेंचुरी, क्योंकि मिडिवल कब हुआ था, 8th to 18th, 18th लास्ट था, यानी कि 18th में ही स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा, मॉडर्न। इसलिए मैंने एक बार मिडिवल की आपको याद दिलाई कि यूरोप में 5th to 15th सेंचुरी था और इंडिया में 8th to 18th सेंचुरी था। तो उसी 18th सेंचुरी से मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है। ये हुआ एक तरह से याद रखिए आप कि 18th सेंचुरी से मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ। दूसरी बात, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ। तीसरा, किस ईयर में डेथ हुआ था, तो 1707। तो in 18th century modern period started in India in 18th century after the death of Aurangzeb in 1707. The crumbling of the old system gave place to new ideas. क्या बोल रहा है, द क्रम्बलिंग ऑफ, आपने ये भी क्लास 7 में पढ़ा था कि औरंगजेब के डेथ के बाद क्या हो गया, कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब क्या हुआ, द मुगल एम्पायर वीकेंड बिकॉज ऑफ वीक सक्सेसर्स। तो वो जो सिस्टम था, ओल्ड सिस्टम, it was crumbling and gave place to new ideas and many new powers. ऐसे भी ये रिवाज है कि scenario, the ever changing political scenario heralded the dawn of modern period, especially with the coming of Europeans to India. क्या हुआ, उसी समय यूरोपियंस इंडिया में आने स्टार्ट हुए। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया वाज एक्सप्लॉइटेड। पेंसिल हाथ में लो। इस समय इंडिया का एक्सप्लॉइटेशन हुआ। किस तरह से, पॉलिटिकली भी इट वाज एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिश रूलर, एंड सोशली, इकोनॉमिकली भी दे एक्सप्लॉइटेड अस। कैसे एक्सप्लॉइटेशन किया, बाय द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ टू ब्रिटेन। इस तरह से पॉलिसीज बनाई, बहुत तरह के काम किए। दे फोर्स अस
they force the right price. Okay. मैम आ गई है। Then in this way, politically, socially and economically, they started exploiting us. अच्छा, फिर क्या हुआ? The East India Company was established as a trading company, but it took advantage of the political instability and gradually means slowly, instability means unstable. क्या बोली? औरंगजेब के डेथ के बाद जो मेडिवल पीरियड थे वो जब एंड हुआ, जब मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ, देयर वाज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। एक स्ट्रॉन्ग रूलर के डेथ के बाद क्या हो जाते हैं? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाते हैं। अब दूसरे दूसरे रूलर, दूसरे दूसरे लोग कोशिश करते हैं, अगर इसने हमें एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। ओके, इसके बाद क्या हुए? एंड इसके बाद क्या हुए? ग्रेजुअली में स्लोली इन 1858 क्या हुए? द पावर वेंट इनटू द हैंड ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ये जो आपके पेज हैं, ये पेज क्या है? एक तरह से समरी है आपके पूरे हिस्ट्री के। हिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं उसका एक निचोड़ बनाकर इस अगर आपके नेटवर्क कट जा रहे हैं, आप चिंता नहीं करना, मैं वीडियो डालूंगी, उस वीडियो को अच्छे से देखना। मैं देखो हाथ में मोबाइल लेकर रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ। जहां भी मेरे आवाज कट रहे हैं, जहां भी नेटवर्क कट रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग को कोशिश करूंगी कि आप तक पहुंचा दिया जाए। तो मैंने अब तक क्या कहा कि हिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं, ये जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, उन सारे चैप्टर्स की समरी है, उन सारे चैप्टर्स की समरी है। क्या समरी है? 2-3 लाइन में ये समझ लो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर बनकर आए और इंडिया के पॉलिटिकल सिचुएशन का फायदा उठाकर इंडिया को कैप्चर कर लिया। 1858 में इंडिया किसके हाथों चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों चला गया। अब है कि द 19th सेंचुरी विटनेस्ड मींस गवाह है वेरियस मेजर्स अडॉप्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई मेजर्स अडॉप्ट किए थे। वो क्या क्या है? बहुत तरह के इसके, ये एक्सप्लॉइट कर रहा था हम लोगों का, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ टू ब्रिटेन। एक हुआ हमारे सारे पैसे को वो इस तरह से पॉलिसी अडॉप्ट करता था कि वो सारा पैसा कहाँ चला जाता था? ब्रिटेन। कैसे? तो दे फोर्स द फार्मर टू ग्रो दोज क्रॉप्स व्हिच वर ग्रेट डिमांड इन यूरोप। जिन क्रॉप्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोप में, वो किसानों को फोर्स करता था कि किसान सिर्फ उन्हीं क्रॉप्स को उगाए, किसान सिर्फ उन्हीं क्रॉप्स को उगाए। जैसे किसान खेती बाड़ी करेंगे ना अपने खाने के लिए, तो नहीं, वो क्या करते थे कि फोर्स करते थे। जैसे क्या क्या उगाने के लिए? मीटिंग में नहीं आता है। इंडिगो, बात क्यों हो रही है बेटा? हिमांशु राज, आवाज आ रही है? ऑन करो। हिमांशु राज, माइक म्यूट करो। लाज लगे जो तो कुछ बोलते अब मैं सबको म्यूट कर दूंगी फिर। अच्छा, तो जैसे किसानों को फोर्स करते थे कि इंडिगो ही ग्रो करो या फिर शुगर केन ग्रो करो, और सारे शुगर का वो क्या करते थे? शुगर केन के जूस का यूज करते थे शुगर बनाने के लिए। पहले क्या होता था? एक थिक जूस बनते थे जिससे जैगरी बनती थी, मीन्स गुड़ बनते थे। भारतीय वो गुड़ खाकर ही खुश थे, बट वे लोग आकर ये शुगर केन को ग्रो करने के लिए मजबूर किया और उसके थिकन जूस से वो शुगर बनाना स्टार्ट किया।
फिर कॉटन ग्रो करने को कहते थे और कॉटन को बहुत ही दे बॉट इट एट अ वेरी चीप प्राइस, दे बॉट इट एट अ वेरी चीप रेट एंड सेल इट एट हाई प्राइस। इस तरह से 19th सेंचुरी में उन लोगों ने ढेर सारे मेजर्स अडॉप्ट किए ईस्ट इंडिया कंपनी ने टू एक्सटेंड देयर रूल ओवर इंडिया और कॉन्सोलिडेट इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया। कॉन्सोलिडेट वर्ड का क्या मीनिंग है? कॉन्सोलिडेट का मतलब है मेक स्ट्रॉन्ग होल्ड, इंडिया पर अपना होल्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो किया जा सके वो इन लोगों ने किया। फिर क्या है? मिलिट्री एक्शन, बहुत सारे मिलिट्री एक्शन, जैसे इंडिया ने एक रिवोल्ट किया सिपॉय म्यूटिनी, अंग्रेजों ने मिलिट्री एक्शन से दे सप्रेस दैट रिवोल्ट, उस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिए। ये सारी कहानी अलग अलग चैप्टर में ढेर सारे पेजेस में आप पढ़ोगे। फिलहाल मैं बार बार कह रही हूँ ये चैप्टर बाकी सारे चैप्टर्स की समरी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज कब हुआ? 1854 में। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी क्या कहे जाते थे? ही वॉज एन ए ग्रेट एनेक्शनिस्ट। एनेक्शनिस्ट मीन्स एनेक्स, ANNEX, एनेक्स मतलब मिला लेना। वो भारतीय स्टेट्स को, इंडियन स्टेट्स को मिला लेते थे। किस क्या बोलकर मिला लेते थे? अपने ब्रिटिश रूल में मिला लेते थे। क्या कहकर? सपोज ये लॉर्ड डलहौजी की एक क्रूएल पॉलिसी है कि इफ द रूलर डाइड विदाउट ए सन, his adopted child were not recognized as the heir of the throne। अगर कोई रूलर के अपने जन्म दिए हुए बच्चे नहीं हो तो वो क्या होता था कि गोद लिए हुए बच्चे को उसके वारिस नहीं माना जाता था और उसके स्टेट को एनेक्स कर लिया जाता था ब्रिटिश रूल में। तो ये बहुत सारी पॉलिसीज थी, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन के। फिर क्या हुआ? रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था। दिव्यांश एंड हर्ष, म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट है कि पोस्टल सर्विस, ये रेलवे तो लॉर्ड डलहौजी लाए, पोस्ट भी लॉर्ड डलहौजी लाए, ठीक है। रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ अब खत्म हो चुके हैं, उसे भी किसने लाया? लॉर्ड डलहौजी। वैसे तो लॉर्ड डलहौजी बहुत ही बदनाम हो गए थे फॉर हिज क्रूएल पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक पॉलिसी है उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो अभी जस्ट बताई कि इफ ए रूलर डाइड विदाउट अ सन, हिज स्टेट वाज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स। अपना बच्चा न रहने पर गोद लिए हुए बच्चे को राजगद्दी का वारिस नहीं माना जाता था। इस पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और फिर उस राजा या रानी के राज्य को ब्रिटिश राज्य में शामिल कर दिया जाता था। इस वजह से उनको कहा जाता था ग्रेट एनेक्शनिस्ट। बट उन्होंने कुछ अच्छे काम किए, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ वो इंडिया में लाए। नेक्स्ट है क्या हुआ कि पासिंग डिफरेंट एक्ट, कई एक्ट पास हुए, रॉलट एक्ट, मॉर्ले मिंटो एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड एक्ट। ये सारे एक्ट आप अलग अलग चैप्टर में पढ़ोगे। किस डेट में वो अनाउंस हुआ था, किसने अनाउंस किया, उसके रूल एंड रेगुलेशन क्या थे, सो मेनी थिंग्स। तो इसमें सिर्फ वो सब बता दिए गए हैं। फिर बोल रही हूँ इसमें समरी दी हुई है बाकी सारे हिस्ट्री के चैप्टर्स के। फिर क्या है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ मेजर इवेंट। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि मिलिट्री एक्शन से उन्होंने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया था। सप्रेस मतलब दबाना, मतलब कि
उससे उस रिवोल्ट को और आगे बढ़ने से अंग्रेजों ने रोक दिया था। क्यों? मिलिट्री पावर उनके पास थी। इंडियन के पास तो आर्म्स एंड एमिनिशन नहीं थे, इंडियन उतने ट्रेंड भी नहीं थे। ब्रिटिश आर्मी क्या थी? ट्रेंड थी, डिसिप्लिन थी, वेल इक्विप्ड विथ वेपन्स, वेल इक्विप्ड विथ वेपन्स उनके पास थे, इस वजह से वो जीत जाती थी। फिर क्या है? रिवोल्ट ऑफ 1857 ये तो बोल दिए। British rule continued over India, but the discontentment against the colonial power strengthened the national movement. क्या किया? डिसकंटेंटमेंट के पास लिख लो पेंसिल से, डिससैटिस्फैक्शन। मैंने क्या कहा? डिसकंटेंटमेंट के पास आप लिख लो पेंसिल से डिससैटिस्फैक्शन, मीन्स अनहैप्पी। इंडियन रूलर अनहैप्पी थे, ठीक है। इंडियन रूलर क्यों? इंडियन फार्मर्स अनहैप्पी थे, क्योंकि उनसे जबरदस्ती उन क्रॉप्स को उगाया जाता था जिसकी यूरोप में डिमांड थी। इंडियन सोल्जर्स नाखुश थे, क्योंकि उनको हाई पोस्ट नहीं दिया जाता था। आम आदमी नाखुश थे, और इंडियन प्रिंस नाखुश थे। क्यों? क्योंकि उनके स्टेट को तरह तरह के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी अलायंस, ये भी एक पॉलिसी है जिसे मैं बाद में बताऊंगी। इसे किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। इन सब पॉलिसीज के तहत एनेक्स कर लिया जा रहा था, तो सारे लोग नाखुश थे। अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर strengthen the national movement, the establishment of Indian National Congress in 1885। देखो 200 साल की कहानी ये 2 पैरा में बता दी गई है। मैं पहले से कह रही हूँ कि ये चैप्टर समरी है, ठीक है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप हुए। ये एक पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी के नाम से जानी जाती है। हैड फार रीचिंग इफेक्ट, इसमें भी आप बहुत सारी बातें पढ़ोगे। इसको सेटअप इसको किसने एस्टैब्लिश किया था? डॉक्टर A.O. ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज थे, और उन्होंने हम इंडियंस के हेल्प के लिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप किए। और इसमें 2 ग्रुप्स थे, एक ग्रुप मॉडरेट कहलाते थे, एक एक्सट्रीमिस्ट कहलाते थे। ये सारी बातें आप एक चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। मेजर इवेंट, अब बहुत सारे इवेंट 21st सेंचुरी के आपको बता दिए जा रहे हैं क्या क्या हुए थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, किस ईयर हुआ था? 1905 में हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग कब हुआ था? 1906 में हुआ था। और क्या है? होम रूल लीग। होम रूल लीग 2 बार हुआ, 1916 में। एक मिस एनी बेसेंट ने किया मद्रास में, एक बाल गंगाधर तिलक ने किया महाराष्ट्र में। ये सारे आंसर्स हैं, आपसे पूछे जाएंगे कि कब क्या हुआ। दीज आर द इवेंट्स ऑफ 21st सेंचुरी। फिर क्या हुआ? और हुआ जालियांवाला बाग। ये कहाँ हुआ? अमृतसर में। कब हुआ? 1919 में। British government also introduced a series of reform। अभी तुरंत मैंने बताया था, Morley-Minto reform 1909 में। Montagu Claims Court reform 1919 में। Government of India Act 1935 में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। तो ढेर सारे एक्ट और रिफॉर्म ब्रिटिश ने पास किए, बट इंडिया वाज एबल टू एंड द ब्रिटिश रूल। और ब्रिटिश रूल को कब एंड हुआ? तो एंड गेन इंडिपेंडेंस इन 1947 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड मेनी अदर नेशनल लीडर्स। Unfortunately, India was divided into 2 countries। 2 कंट्री में इंडिया डिवाइडेड हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो करीब करीब 200 साल तक
अंग्रेजों, आदर्श म्यूट योरसेल्फ। आदर्श 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पर रूल किया और ये 2 पैरा में ये सारी बातें बता दी गई। फिर क्या है, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी जो इतनी सारी बात मैं आपसे की, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक है ब्रिटिश डॉक्यूमेंट। कहाँ से हमें ये सब जानकारी मिलती है? तो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट से। ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 200 years, 200 साल तक करीब वो हम पर रूल किया। द रिकॉर्ड्स ऑफ रिफॉर्म्स आर मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म्स, अभी तुरंत मैंने बताया 1909, रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन 1929, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सब ब्रिटिश डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि इस साल ये हुए थे, इस साल ये हुए हैं। ऐसे ये सब ब्रिटिश डॉक्यूमेंट में हमें मिलते हैं जानकारी के साधन। They all are important sources of information for us. They tell us about the condition of the people as well as administration of that time. उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे ये भी हमें बताया जाता है। फिर क्या है कि we get a lot of information from the various bills like Ilbert Bill, Arms Bill, etc. that were passed by the British period. फिर है सेकंड है, ये तो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट से ये सारी जानकारी मिली। दूसरे हैं बुक्स, और बुक्स हर वक्त हर पीरियड में, चाहे वो एंशियंट हो, एंशियंट में 2 पीरियड था, जबकि प्री हिस्टोरिक पीरियड में बुक्स नहीं थे, बट हिस्टोरिक पीरियड में कुछ धर्म रिलीजियस बुक्स और बहुत तरह के बुक्स कुछ आ गए थे जो कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे। मिडिवल पीरियड में भी ढेर सारे बुक्स थे और आज के डेट में तो बुक्स होते ही हैं। तो बुक्स, मेनी बुक्स वर रिटन एंड प्रिंटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये वन वर्ड आंसर में भी आ सकते हैं, ये सिंपल, ये पैरा भी पूछ सकता है कि व्हाट वर द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनिंग। तो आपको एक्सप्लेन करने होंगे कि कौन कौन बुक है उस पीरियड में लिखे गए। तो देखो, आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन से बुक लिखे? आनंद मठ। सब टिक करो, सारे आप टिक करो। फिर अनहैप्पी इंडियंस किसने लिखा? लाला लाजपत राय ने लिखा। फिर माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसने लिखा? महात्मा गांधी ने लिखा। तो क्या क्या याद करने हैं? वो पर्सन मीन्स वो ऑथर जिसने वो बुक लिखे, और कौन से बुक लिखे, उनके नाम। These books were the sources of information of that period. ठीक है, as they have been reprinted from time to time, और ये बुक reprint भी होती गई time to time. They are an important source of information of modern period. इसके अलावा poetry, prose, drama, biography, autobiography is written in that period was also the source of information of that period. मुझे नहीं लगता है कि आपको मीनिंग बतानी होगी कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के क्या मीनिंग है। बायोग्राफी मीन्स किसी के जीवन के बारे में लिखना, कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है किसी और के बारे में। और ऑटोबायोग्राफी जैसे मैं ही लिखूंगी मेरे ही बारे में, माने वो पर्सन अपने बारे में लिखता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है लेटर्स, राइटिंग्स एंड स्पीचेस। स्पीच कहते ही एक स्पीच याद आता है हिंदी में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या फिर गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फिर हाँ, आइदर वी विल एक डू और डाई किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। एक है आइदर वी विल गेट फ्रीडम और वी विल डाई फॉर इट, ये भी
महात्मा गांधी ने कहा। तो ये सब स्पीचेस है। और दूसरे हैं लेटर्स। लेटर उस समय किसी ने, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था अपनी बेटी इंदिरा गांधी को, वो प्रेजेंट में थे, तो वो सब लेटर्स भी क्या है, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। उस समय की परिस्थिति के बारे में बताता है कि कैसी परिस्थिति थी, कैसे अंग्रेजों द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। और फिर लेटर हो गए, राइटिंग हो गए, और क्या हो गया कि ये देखो, they provide for example collection of writings of गांधी जी। गांधी जी के राइटिंग्स के कलेक्शन एक म्यूजियम में रखे हुए हैं। उस म्यूजियम का नाम है गांधी स्मृति। कहाँ है? नियर राजघाट, which is one of the biggest museum of that period, जिसमें कितने बुक्स हैं? अराउंड 60,000 बुक्स। ठीक है। It also has about 6,000 original photographs of गांधी जी। ये सब है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर है न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर तो हर जमाने में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। पेपर में जो भी बातें आती है वो तो जानकारी की ही, इंफॉर्मेशन की ही बातें हैं। तो द लंदन टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स एंड वर्नाकुलर पेपर्स like बाल गंगाधर तिलक केसरी इन मराठी, अमृत बाजार पत्रिका, ये भी वन वर्ड में भी पूछे जा सकते हैं, इस पैराग्राफ में भी पूछे जा सकते हैं, और सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। ऑल आर द, अमृत बाजार पत्रिका किस लैंग्वेज में था? बंगाली में। तिलक बाल गंगाधर तिलक के वो किस लैंग्वेज में थे? मराठी में। These are the sources of information. अब है एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट जो अभी इतने सारे मैंने रिफॉर्म के नाम लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑन ट्राइब्स, कास्ट एंड लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट भी, रेवेन्यू सिस्टम में भी उन लोगों ने बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट। किसने किया, किस ईयर किया, किस किस स्टेट में किया, उसमें रेवेन्यू कितने % देने थे, वो सारी बातें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है। और फिर इंटरनेट एंड, अच्छा, चंपारण में जो फार्मर्स ने रिवोल्ट किया था, वो भी सोर्स ऑफ रिपोर्ट ऑन द सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण 1913 to 19 in Bihar, that was also the source of information. और इंटरनेट एंड डाटाबेस लाइक डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी and the British Library's Oriental and Indian Office collections provide us a lot of information. तो ये एक पूरे क्वेश्चन का आंसर है जो तुम्हारा आज क्लियर होता है। ये क्वेश्चन है कि व्हाट, देखो 3-4 क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम